तो मुद्दे से भटकाने के लिए इन्होंने 29 तारीख को इन्होंने ये हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद में 30 तारीख को जैसे ही पेमेंट आया हमने पेमेंट रिलीज, जैसे ही ये पैसा आया मैंने मार्जिन का पैसा भी रिलीज कर दिया। पूर्व अध्यक्ष जी के कार्यकाल में पूरा लॉस में ही लॉस में चला है, एक भी साल इनका प्रॉफिट में मैंने आते ही मैं अगस्त में आया था, 18 अगस्त से लेकर के टिल टाइम तक मैं प्रॉफिट में ही रहा। मुझे 9 करोड़ नेट लॉस में मिली, और वो मैं पूरा करते करते आज की तारीख में भी मैं पिछले साल भी 55 लाख के प्रॉफिट में आया। और सिर्फ रानीवाड़ा ऐसी बदकिस्मती थी इनकी कि इन्होंने भर्ती बोर्ड को लिख के नहीं भेजा कि हमें इन लोगों को लेना है, हमारे यहाँ पे इतने वैकेंट है, एक भी नहीं किया, बंद उनको किया जो लोग जिनका दूध यहाँ पर एडल्ट्रेशन में पकड़ा गया। 27 समितियां, काफ़ी लंबा समय हो गया था, तो सोचा कि एक बार मिल करके सारी वस्तु स्थिति का आप लोगों को मालूम चले कि क्या है क्या नहीं है। आज जैसे सरकार बदली है तो लोग काश्तकारों को भी भ्रमित करते हैं, सारा कुछ होता रहता है, तो इसी के लिए सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को बुला करके एक अच्छा संदेश जाए कि क्या स्थिति है। अब कई लोग बाहर में ऐसी बातें छेड़ते हैं कि साहब ये तो तिलम संघ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वैसी स्थिति इस संघ की रही नहीं है, क्योंकि इस संघ में जितने भी कर्मचारी अधिकारी है सारे मजबूत है, और अगर ये लोग अगर मेहनत नहीं करते तो आज ये स्थिति इस संघ की ये नहीं रहती। जब जब इन लोगों के बदौलत ही, मैं तो कहता हूँ कर्मचारी से लेकर के एक बड़े अधिकारी एमडी से लेकर के मैं कैजुअल तक की, मैं दावे के साथ गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो इतनी मेहनत और लगन से काम करते हैं कि आज दिन तक इस संस्था के लिए वो तत्पर ही रहे। फिर मैनेजमेंट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही लोग काम करेंगे, जो सीट पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। रहा सवाल रेट देने की, जहाँ तक बात है, तो मेरे कार्यकाल में अभी मुझे 2.5 साल होने को आए, 2.5 साल में आज दिन तक मैंने रेट कभी कम की नहीं, और जब जब मैं रहा हूँ तब भी मैंने कभी रेट कम नहीं किया। हमेशा मैंने हर साल या जब जब बढ़े हैं मैंने तो 10 रुपये 20 रुपये मैंने किलो फैट के हिसाब से बढ़े ही हैं। और आज भी जब मैं 18 अगस्त 2021 को आया था उस दिन से लेकर टिल डेट तक सिर्फ एक बार रेट कम करनी पड़ी, वो भी इसलिए मजबूरी में कि पूरी राजस्थान की 24 यूनिटों में रेट 7 से 7.5 पहुँच गई थी, और रानीवाड़ा की 8 रुपये 7.90 तक थी, और 5 रुपये राजस्थान सरकार दे रही थी। तब सबसे ज़्यादा हाई रेट होने की वजह से आरसीडीएफ के दिशा निर्देश में काम करना पड़ता था, तो हम लोगों को उनके निर्देशानुसार रेट मजबूरी में कम करनी पड़ी, लेकिन वो भी 750 ही की है हमने। जैसे बाड़मेर में 700 रुपये रेट चल रही है, कहीं 730 चल रही है, कहीं 740 चल रही है, लेकिन रानीवाड़ा में 750 है। और उसमें भी मैंने इनके जो अध्यक्ष है, इनके व्यवस्थापक यूनियन के सैनीदान जी, उनसे वार्ता करके फिर मैंने कम की है, और उनसे मैंने वादा किया था कि मैं फरवरी में वापस आपके रेट को बढ़ाऊंगा, और तब तक आप महीने भर के लिए आप शांति रखें, कोई ऐसा है नहीं। फिर भी 5 रुपये भी एक्स्ट्रा मिल रहे, तो बनास के समकक्ष पैसा तो आज भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। अब अगर मान लो समिति व्यवस्थापक अगर मान लो वहाँ पहले ये पास ऑन नहीं करते थे, तो अब राजस्थान गवर्नमेंट ही डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा दे रही है, तो रेट में कोई बात नहीं है। रहा सवाल भुगतान का, तो भुगतान में ऐसा था कि पाउडर मिड डे मील का जो बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर और सिरोही 4 जिले में जाता था, फिर बाद में जैसलमेर और बाड़मेर अलग कर दिया, जयपुर से जा रहा था, तो जालौर और सिरोही को जा रहा था, उसका पैसा मिड डे मील का करीब 12 करोड़ रुपए गवर्नमेंट में अटक गया। आचार संहिता लग गई और कुछ हुआ, पेमेंट हो नहीं पाया। फिर फ्लश सीजन था ये, तो फ्लश सीजन में हर साल पैसा रुकता ही रुकता है। घी और पाउडर बनते हैं, जितना भी दूध आता है हमें लेना पड़ता है, किसी काश्तकार को मना तो कर ही नहीं सकते, लेकिन वो दूध आता है तो उसका घी और पाउडर बनाने के अलावा कोई सोर्स नहीं रहता।
फिर सर्दियों में जितने भी मिल्क फ्लेवर है या दही है या आइसक्रीम है वो कम बिकती है, तो दूध की खपत कम होती है, तो नेचुरल है उसका घी और पाउडर बनेगी। तो स्टॉक ज़्यादा हुआ, इधर पैसा उधर रुक गया, फिर गवर्नमेंट का पैसा नहीं आया और रेट हाई दे रहे थे। मैंने तो इसी महीने तो कम किया है रेट को, बाकी तो की ही नहीं है, बाकी तो 790 चल रही थी। तब जाकर के इन्होंने ये पैसा रुका, और रुकने का भी इतना ही था कि मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का पेमेंट ड्यू रहा, और पड़ोस वाली यूनियन में जून से ड्यू था, फिर भी वहाँ के काश्तकारों ने या किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सिर्फ एक ये राजनीतिक हवा देने के लिए इन्होंने ये किया, और धरना प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन मैंने इन लोगों को कहा था कि 30 तारीख को मैं रिवॉल्विंग फंड 10 करोड़ रुपया मैंने मांगा है गवर्नमेंट से, क्योंकि HDFC बैंक फाइनेंस कर रही थी, वो RCDF को देती है, 500-600 करोड़ रुपए का वो लेते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमें। तो हमने 10 करोड़ रुपए मांग रखे थे, उन्होंने वादा किया था हम 30 तारीख से पहले हम फंड दे देंगे आपको। लेकिन इनको लोगों को मालूम चला कि भाई ये तो मान लो कर देंगे तो फिर मुद्दे ही खत्म हो गए। तो मुद्दे से भटकाने के लिए इन्होंने 29 तारीख को इन्होंने ये हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद में 30 तारीख को जैसे ही पेमेंट आया हमने पेमेंट रिलीज कर दिया, और उसके बाद में ये कहते हैं कि हमें मार्जिन का पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने जैसे ही हमने आने के बाद में हमने पिछली आम सभा में, शायद आप लोग पधारे होंगे, मैंने आम सभा में निर्णय कर लिया था कि जैसे ही मिल पेमेंट जाएगा उसके साथ में मार्जिन का पैसा भी जाएगा। हमने अप्रैल का मार्जिन का पैसा दिया, फिर मई जून का अटक गया क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये पैसा आया मैंने मार्जिन का पैसा भी रिलीज कर दिया। अभी सप्ताह 10 दिन हो गए, और मिल्क पेमेंट भी है तो वो बराबर रेगुलर चल रहा है। अब राज सवाल ये कहते हैं कि घाटे में, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कार्यकाल में मैं अगस्त में आया हूँ, अगस्त से लगा करके मुझे जो लॉस में मिली थी, इनके पूर्व अध्यक्ष जी के कार्यकाल में पूरा लॉस में चला है, एक भी साल इनका प्रॉफिट में नहीं आया। और मैंने आते ही मैं अगस्त में आया था, 18 अगस्त से लेकर के टिल टाइम तक मैं प्रॉफिट में ही रहा हूँ, और मैंने रेट भी हाई दी, कर्मचारियों को भी, कैजुअल लेबर थे उनकी भी रेट हैं, कंपेरेटिवली उनके बनिस्पत मैंने रेट भी ज़्यादा दी, पर कैजुअल को 100-125 रुपये मैंने अधिक दिए। जब आप चेयरमैन बने तब कितने माइनस में चल रही थी डेयरी? मुझे 9 करोड़ नेट लॉस में मिली थी, और वो मैं पूरा करते करते आज की तारीख में भी, मैं पिछले साल भी 55 लाख के प्रॉफिट में आया हूँ। अच्छा। और उसके पहले भी प्रॉफिट में आया। जैसे ही मुझे आधा टेन्योर मिला था उसमें, अगस्त से मार्च तक, उस अगस्त से मार्च में भी मैं प्रॉफिट में ला करके, और अभी इनको कर्मचारियों को मैंने 7th पे भी दे दिया। 3 साल का प्रॉफिट चाहिए था एज पर नॉर्म्स, तो वो पूरा करते हुए मैंने इनको 7th पे भी दिया। कैजुअल की मैंने रेटें थी मिनिमम 180 रुपये, किसी का 220 रुपये, किसी का 300 रुपये, तो वो मैंने करते हुए इनके मिनिमम आज की तारीख में 450 रुपये हैं मेरे। और कर्मचारी सारे संतुष्ट है, सारा ही कुछ है। लेकिन अब ये मंदगढ़ंत लेकर के उठाते रहते हैं, साहब बंद हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, उससे क्या होगा? मान लो यहाँ के जितने भी मान लो लोग हैं, ये डेयरी न तो कोई बीजेपी की है, न कांग्रेस की है, न आप पार्टी की है, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसानों की पार्टी है। यहाँ चुनाव जो लड़ा जाता है वो किसान लड़ता है, पार्टी बैनर पे कोई चुनाव नहीं है। लेकिन आए दिन मान लो धरना प्रदर्शन करना, संस्था की साख खराब होती है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन तो होना चाहिए। अब ये मान लो इनको मालूम है कि सरकार बदली, चुनाव होने वाले हैं, तो ये कुछ न कुछ उस दिन रोज करते रहते हैं। कर्मचारी, परमानेंट कर्मचारी और कैजुअल, ये इनको बार बुला करके धमकाना करना, ये क्या बात? आखिर चलाने वाले ये लोग हैं।
जब इनको आप सड़क पे, आम सड़क पे अगर लोगों के साथ में अगर बेइज्जती करवाओगे तो ये कितने दिन तक करेंगे? आखिर इनका भी सब्र टूट गया। इन्होंने ज्ञापन दिया अभी मुझे हफ्ते भर पहले कि साहब अब की बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और हम धरने पे हम लोग बैठ जाएंगे। या तो आप अपने काश्तकारों को संभालो और या फिर हम छोड़ के जाएंगे। तो क्या स्थिति रहेगी? क्या इसको डेयरी को वाकई बंद करवाना? पूर्व एमएलए साहब पधारे उस दिन धरने पे, उनको एमडी ने साफ कहा कि आप सरकार से पैसा दिलवा दीजिए हमें 12 करोड़। तो कहते मैं वो तो बात नहीं करूँगा। तो वो बात नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? सरकार है तो आप तो नुमाइंदे हो ना भाई, तो आपको तो देना ही चाहिए। इस संस्था का अगर हित देखते हो तो आपको करना चाहिए। 10 साल यहाँ विराजे। मिल्क प्रोड्यूसर का कितना पैसा बाकी है 2 महीने का? जैसा वो कह रहे हैं कि 2 महीने का पेमेंट बाकी है। 2 महीने का पेमेंट था, करीब आप देखो कि 7 करोड़ के आसपास था जी। लेकिन हमने पूरा का पूरा दे दिया। नवंबर कंप्लीट कर दिया, दिसंबर का कल जाएगा और 3 दिन बाद में दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। जबकि सरकार का पेमेंट आया नहीं। सरकार का पेमेंट नहीं आया। मैं बैंक से लोन लेकर के रिवॉल्विंग फंड लिया और उस रिवॉल्विंग फंड के आधार पर पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही घी और पाउडर बिक जाएगा और बिकने के बाद में वापस चला जाएगा, रिवॉल्विंग फंड का पैसा वापस हो जाएगा। तो यही रहता है हमेशा। ये हर यूनिट में 24 यूनिट है, 24 की भी स्थिति ये रहती है। रिवॉल्विंग फंड सारे लेते हैं, जब घी और पाउडर डंप हो जाता है तब ये लेकर के रिवॉल्विंग फंड काम में ले लेते हैं और जैसे ही घी पाउडर बिकता है तब उस दरमियान वापस पैसा लोन पेटे में जमा हो जाता है। और ये सर बोर्ड की मीटिंग में ये डायरेक्टर्स का क्या समस्या है? वो आते नहीं कभी कभार को। साहब मैं बताऊं आपको, ये कहते हैं कि हमें सूचना नहीं दी जाती। हर बार इवन यहाँ तक कई लोगों ने तो निर्वाचित होने के बाद में पद ग्रहण नहीं किया, पद ग्रहण नहीं किया। अब वो लोग क्या सोचते हैं, आप जब निर्वाचित हो गए, आप अध्यक्ष नहीं बने इसलिए आप पद ग्रहण नहीं करोगे एज ए डायरेक्टर? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो पद ग्रहण नहीं करता, लगातार वो मतलब मीटिंग अटेंड नहीं अयोग्य हो करता? जाए। साहब 3 मीटिंग में नहीं आने के बाद में स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो आपकी 3 मीटिंग हो चुकी है? हमारी पद ग्रहण से लेकर के ये 4थी मीटिंग थी। अच्छा। और 4 मीटिंगों में आई नहीं। तो आपने अभी कौन तक कौन से सदस्य है? हमने आईडीओ को अभी लिख के भेजेंगे मंडे को। ये 12 तारीख को बोर्ड मीटिंग थी। आईडीओ को भेजेंगे, रजिस्ट्रार को भेजेंगे, वो कार्रवाई करेंगे जो कानून सम्मत है। सर पूर्व चेयरमैन और विधायक ने आरोप लगाया काफी डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, पहले भी हुआ अब भी हो रहा है, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना सर? एक बात बताऊं, इन्होंने तो एक भ्रष्टाचार का आरोप वो भी लगाया था कि टैंकर में पानी वाला डबल कंपार्टमेंट, दूध के जो टैंकर आते हैं उसमें डबल कंपार्टमेंट होते ही नहीं, एक ही कंपार्टमेंट होता है और उसमें कौन सा पानी आ गया और कौन सा दूध आ गया। जो भी आया तो दूध ही आया। अच्छा, उसके बाद में हमारा तो टैंकर ही नहीं था। हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आता है जॉब के लिए बाड़मेर से दूध यहाँ। हमने उसका घी और पाउडर बना लिया। घी पाउडर बनाते वो अपना ले जाएगा, जो भी घी और पाउडर बना है जैसा माल भेजेगा वैसा उसको मिल जाएगा उसके बदले में। हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। हमें तो सिर्फ जैसे गेहूं पिसाने के लिए चक्की पे जाते हैं और वहाँ पे पिसाई करवा के अपन आटा लेके घर आते हैं और उसका जो नॉमिनल पैसा होता है दे करके चले जाते हैं। वही स्थिति बाड़मेर की है। बाड़मेर हमारे यहाँ पे जॉब में काम करवाता है और हमें जो नॉमिनल पैसा है 30-32 रुपए वो हमें मिल जाता है बस किलो के पीछे। बाकी हमारा कोई रोल ही नहीं है। जैसा दूध आता है वैसा हम वापस बना के दे देते हैं। फिर ये कहते हैं कि शाम बाड़मेर का दूध बंद कर दो। अरे भाई, बाड़मेर का दूध बंद करेंगे, राजस्थान में 5 पाउडर प्लांट है, अब 24 यूनिट है, कहीं कहीं तो जाएगा बनाने के लिए, कोई सड़क पे तो डालेगा नहीं, कहीं कहीं तो जाना पड़ेगा उसको। तो जो नज़दीकी यूनिट है उसी के पास आता है। आज अगर बाड़मेर या जैसलमेर या जोधपुर का दूध या पाली का दूध या उदयपुर का दूध अगर रानीवाड़ा नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? तो लेना पड़ता है, एक दूसरे की मदद भी करनी पड़ती है। आज तो चलो अपने पास पाउडर प्लांट है, अगर पाउडर प्लांट नहीं हो तो क्या करें? कल को मान लो हमारा अगर पाउडर प्लांट खराब हो जाए तो हमें भी तो हमारा दूध मान लो दूसरे को देना पड़ेगा, जैसे अजमेर देना पड़ेगा, जयपुर देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यही होगा कि मान लो वो भी मना कर दे कि साहब मत लो, ऐसे थोड़े हो सकता है।
बाड़मेर के पास संसाधन नहीं, जैसलमेर के पास संसाधन नहीं है, तो क्या करेंगे वो उस दूध का? आखिर तो जॉब पे ही भेजेंगे, कहेंगे तो घी और पाउडर बनेगा। चलो, आपके कार्यकाल में डेयरी प्रॉफिट में चल रही है जैसा आपने बताया, तो मनोहर सिंह जी सामूजा बने थे जब लॉस में थी। लॉस में थी पूरा, ये आप देख लो। और उससे पहले राघवेंद्र सिंह जी देवड़ा थे, उस टाइम क्या स्थिति थी डेयरी की? उस समय नॉर्मल चलती रही वो, लॉस में भी इतनी नहीं गई, छोटा मोटा हुआ तो हुआ, लेकिन वो फिर भी स्टैंड रही। और इन्होंने तो बिल्कुल ही हर साल में, मैंने जीवन में नहीं सोचा कि साला 3.5 करोड़ का एक साल में लॉस आएगा। तो ये लॉस का कारण कोई करप्शन, भ्रष्टाचार था या क्या कोई दूसरे कुछ? इनका लेबर पेमेंट, मैं आपको बताऊं, 200 रुपये, 225 रुपये के करीब इनका लेबर पेमेंट था। और आज मैं 400 दे रहा हूं, जिसमें भी मेरा लेबर पेमेंट बन रहा है 12-13 लाख रुपए या जॉब सहित, और इनका बनना था 35 लाख 40 लाख के करीब पर मंथ। मेन लॉस का कारण तो वही था। आज ये बार बार कहते ऐसे हैं। मामले जब आपके नॉलेज में आ रहे हैं तो आपने ऐसी जांच नहीं करवाई? इस तरह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, ऐसे करप्शन हुआ है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। उन्होंने डेयरी को लॉस में दिया, किसानों की डेयरी है, पशुपालकों की डेयरी है। पशुपालक उस समय में क्यों नहीं बोल रहे थे, आज क्यों बोल रहे हैं? आज जब मैं ढंग से चला रहा हूँ, प्रॉफिट में चल रहा है, सारा कुछ है, तो फिर आज ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये है? हमने तो कभी जीवन में पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। जैसा उस अगले का विवेक था वैसा उन्होंने अपनी स्थिति से हिसाब से उन्होंने चलाया होगा। हम तो 5 साल हम तो कभी डेयरी में ही नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए कि जिस आदमी को चुना गया वो बोर्ड है, स्वतंत्र रूप से काम करे। हमारा तो मोटो यही था कि उसको अपने विवेक से काम करने दो, जैसा विवेक था वैसा काम कर दिया। हम आए तो हमारा जैसा विवेक था, हमें जैसा तुजुर्बा था, हमने काम कर दिया। उस दिन धरने में जो आरोप लगाए थे उसमें से काफी सॉल्व हुए हैं क्या? साहब एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि 3 रुपये 70 पैसे जालोर सिटी सप्लाई का क्यों दिया? अब मैं बताऊं आपको, जालोर रूट एक चलता था, उसके आगे फीडर रूट पादराजुन, गोदन, हरजी, फिर कवड़ा भूती, भवरानी और साइला, 6 रूट चलते थे। 6 में इन्हीं के आदमियों का 2.5 रुपये रेट थी उनकी। किसकी? भादराजुन की। गोदन की 1 रुपये 80 पैसे के आसपास थी। मैं आपको ये इसका सारा दे दूंगा खाका। 6 जगह पे कुल मिलाकर के अगर सभी का अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 रुपये 40 पैसे उसकी रेट पड़ती थी पर लीटर। और मैं जब आया और आने के बाद में और मार्केटिंग वालों से जब डिस्कस हुआ तो मालूम चला कि साहब पेमेंट ड्यू रहते हैं 10-10, 15-15 लाख रुपए, क्योंकि फीडर रूट थे, उनका पैसा आता ही नहीं था। पैसा और मार्केटिंग मैनेजर की हमेशा सांसें सड़ी रहती थी कि क्या किया जाए साहब, क्या किया जाए। तब सभी ने विचार करके ये तय किया कि इसको एक रूपता लाने के लिए पैसा भी समय पे आए, समय पे दूध भी जाए, ताकि दूध खरीदने वालों को समय पे मिल जाए। तब हमने एक ऐसा टेंडर निकाला कि आप सारे रूटों को आप खुद ही करोगे। एक आदमी को दिया, सारे संसाधन तुम लगाओगे, सारी गाड़ियाँ तुम लगाओगे, तुम्हारी लेबर, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, हमारा कुछ नहीं है। हमें तो यहाँ पैसा जमा कराओगे, उतना दूध हम आपको देंगे। और उस स्थिति में आज की तारीख में जब टेंडर हुआ, बिल्कुल आरबीटी एक्ट के मुताबिक हुआ। उसमें L1 जो आया उससे नेगोशिएशन किया और नेगोशिएशन करके 3 रुपये 70 पैसे में वो टेंडर दिया। अब उसने आगे 5 रूट चल रहे थे और छठा मेन, तो 6 गाड़ियाँ हुई। 6 गाड़ियों का पैसा वही दे रहा है, वही ला रहा है, और जमा भी हमें, तो बस मेन आदमी से काम था, मेन आदमी हमें पैसा दे, हमारा पैसा नहीं डूबे और समय पे सप्लाई पहुंच जाए। सारे संसाधन उसने लगे। तो आज अगर 6 गाड़ी जाती है तो 12 तो लेबर लग गई उसकी। फिर उसके बाद में पैसा कलेक्शन करने वाला कलेक्शन करके सारा वो ला करके यहाँ जमा कराएगा हमारे पास में, न तो हमारी सारी रिस्क खत्म होगी, न तो पैसा डूबने की स्थिति में और न कोई है, और पैसा जितना जमा कराएगा उतना ही होगा। अच्छा, पैसों वाला होगा तभी तो वो इतने संसाधन लगाएगा।
अब आपने अपने चेतों को आपने भाद्रा जून में 2.5 रुपए में कैसे दे दिया? मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो सारा का सारा दूध जालोर में बिकता था, सिर्फ पेमेंट उठाते थे वो लोग, बाकी कुछ नहीं था इनका। अब मैं इतना पीछे जाना भी नहीं चाहता कि मैं गड़े हुए मुर्दों को आज पूरे दूं। और ये जिस तरीके से मान लो कर रहे हैं, इस संस्था को हमने तो बहुत मुश्किल से इसको खड़ा किया। मेरे फादर ने इसको चालू किया, हमारा तो अट्रैक्शन है इस संस्था के प्रति, और आज पूरा स्टाफ है, पूरे मेरे परिवार की तरह है। तो अब इन लोगों पे अगर बार बार आप अंगुली उठाओगे, तुम चोर हो, तुम चोर हो, कितने दिन तक लोग सब्र खाएंगे? चेयरमैन साहब, एक सवाल बार बार आता है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये आपसे ये जो पूर्व विधायक जी है, पूर्व चेयरमैन जी है, दोनों वो भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, परंतु आप तो डेयरी को प्रॉफिट में जब बता रहे हैं तो उनको तो सब पेट में तो मालूम नहीं है कि प्रॉफिट में है कि लॉस में। सारा मालूम है उनको। तो फिर ये आरोप लगाने का कारण क्या है? उनको अब देखो साहब, ये इतने समय तक इन्होंने जो किया है ये पूरा कच्चा छीटा सामने है। तो जब आज अगर मान लो इनकम बंद हो जाए तो क्या करें? अब ये बार बार कहते हैं साहब गाड़ी, उस दिन भी कोई गाड़ी का मैंने सुना कि गाड़ी का क्या है। अरे मैं तो पैदाइशी गाड़ी में हुआ हूँ। 1956 में मेरे घर गाड़ी थी, आज भी मेरे घर पे करीब 7 गाड़ियां। और डेयरी का क्या है, एक सिंबल है। हमें क्या मिलता है यहाँ से? मैं जब RCDF में था, NDDB में था, NCDF में था, मैंने टीए बिल नहीं उठाया। मैं 500 रुपये यहाँ से उठाता था, और वहाँ मुझे 1000 2,000 5,000 रुपये टीए बिल के मिलते थे। मैंने कभी नहीं उठाया वहाँ से होगा। अच्छा सर, एक और बात मेरे है। फादर ने तो जीवन में टीए बिल नहीं उठाया, और मैंने भी कम से कम 3 साल तक टीए बिल नहीं उठाया था मेरे पहले कार्यकाल में। तब लोगों ने कहा कि साहब कोई सापो नहीं बदावे। तब जाकर के मैंने लेकर के वो भी पैसा मैं कहीं न कहीं अच्छे काम में देता हूँ। घर में काम में आज भी नहीं लेता, क्योंकि इस संस्था के प्रति तो इस पौधे को मेरे फादर ने लगे, मैं इसको डुबोऊंगा क्या? लेकिन इनको बार बार आकर के धरना प्रदर्शन, संस्था की तो साख खराब होती है ना इससे। एक मामला उठा था पैकेजिंग का मामला। हाँ, पैकेजिंग की रेट ज़्यादा बढ़ा के दे दी, 700-800 गुना ज़्यादा। एक बात बताओ, मैं आपको उसका भी कागज दूंगा। ओवरऑल इनके समय में टेंडर आया कोई 900 रुपये समथिंग का ओवरऑल। फिर सेकंड टेंडर उन्होंने लिया, वो भी था। लेकिन मेरे समय में जो मैंने टेंडर करवाए वो सबसे मिनिमम में लेके गए हूँ। और आज आप देख लें कि उसमें हर जगह क्या लेबर 5 रुपये और 8 रुपये में मिलती है? लेबर 5 रुपये 8 रुपये में तो मिलती नहीं। मैंने लेबर की कॉस्ट टेंडर में मैंने 5 रुपये और 8 रुपये लिए एक लेबर की। जो इनके समय में जो पैसा जा रहा था वो करीब आप देखें कि इनके ₹295 या ऐसी कोई थी इनके समय में, 295 के समय में। और आज की स्थिति में बिल्कुल ही अलग लेकर के आया हूँ। और ये कहते हैं कि साहब लेबर का पैसा इन्होंने ज़्यादा दे दिया। कोई आदमी क्या करेगा जब जॉब में, आप देखें इसको, ये 8 लेबर के इनके समय के 295 रुपये 2360 रुपये होते थे पर डे के, और मैं दे रहा हूं उसकी जगह 64 रुपये पर डे के। इनके समय में 1475 रुपये दे रहे थे ये सिरोही के, मैं दे रहा हूं मात्र 25 रुपये 5 लेबर के पर डे। अब अगर मान लो आप देख लें, इसमें हर जगह मेरा माइनस में है। सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग में मान लो 75 पैसे जो हुए, तो वो 75 पैसा कहीं न कहीं तो मीट आउट करेगा। मान लो क्या लेबर को तो पैसा देना ही पड़ेगा। आज लेबर 500-600 रुपये में मिलती है और मैं उसको 25 रुपये दे रहा हूँ, 5 रुपये पर लेबर दे रहा हूँ, तो वो कहाँ से करेगा?
फिर ये कहते हैं टीन वाले में इनके समय में 5 रुपये 31 पैसे में चली थी। 5 रुपये 31 पैसे में भरने का इन्होंने दे रखा था, और मैं दे रहा हूं मात्र 6 रुपये, और ये इनका 5 साल पहले का है, और मैंने 5 साल बाद में भी 6 रुपये ही दिए। अब ये मनगढ़ंत कहते हैं कि साहब इन्होंने तो 90 रुपये पर टीन के दे दिए। अरे यार कुछ समझने को, मतलब झूठी बात है, बिल्कुल जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। निराधार है। और मैं आपको बताऊं, इसकी जांच हो गई, ये जांच रिपोर्ट है, और जांच होकर के संस्थागत विकास अधिकारी आईडीओ ने करके वापस भेज दी कि आपका बिल्कुल राइट है और आपने सही किया है। हमने उनके बनिस्पत, मैं आपको बताऊं, मैंने हर मुद्दे पे मैंने रेटें कम करवाई, और मैं लेबर को पेमेंट इतना करते हुए मेरा लेबर पेमेंट इतना नहीं होता। हाई रेट होते हुए भी मेरा लेबर पेमेंट नहीं है, ऑल ओवर कम। हाँ, इनके समय में एक जांच दे रखी थी, मैं उस समय में नहीं, अभी भी मैं जाना नहीं चाहता। इनके समय में लेबरों ने इनके पीएफ का पैसा, जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था जिसको ये लाना चाहते थे, उसने आज दिन तक इनका पीएफ का पैसा नहीं दिया। अब आप बताओ, क्या पीएफ का पैसा किसी लेबर का खा जाओगे? और मेरे आने के बाद में मैंने एक दिन, सिंगल डे, मैं हर महीने पीएफ का पैसा जमा होता है, उसकी रसीद आती है तभी पेमेंट करता हूँ, बाकी मिल पेमेंट या लेबर का पेमेंट नहीं होने देता मैं। पूर्व में जो पीएफ का पैसा था वो कितना होगा? होंगे लाखों करोड़ों की स्थिति में। जब 35-40 लाख रुपए पर मंथ अगर कोई लेबर पेमेंट हो रहा था, तो उसमें पीएफ का पैसा भी तो जाएगा, और पीएफ में उसमें उन लेबरों का बेचारों के खाते ही नहीं खुले हुए। उसको लेकर के आपने क्या किया अभी तक? वो जांच में चल रहा है, जांच में दे रखा है, जांच हो रही है उसकी, और जैसे ही होने के बाद में अब ये बार बार, अच्छा, इन्होंने उसी कॉन्ट्रैक्टर से वापस हाईकोर्ट में रिट लगवाई थी। हमने जब ये रेट कम लाई कि साहब ये वो डिफॉल्टर है, और उसको इन्होंने टेंडर दे दिया। ये भी एक मुद्दा चला था उस दिन, हाँ, ठेकेदार वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका हाईकोर्ट में वो केस लगा, और हाईकोर्ट से उसने उसको बरी किया। वो डिफॉल्टर था ही नहीं। वो क्या हुआ था, एक कोई आरसीडीएफ का कोई टेंडर हुआ था लेबर का, वहाँ पे कैटल फीड प्लांट जोधपुर में, किसी कारणवश उसको वहाँ ब्लैक लिस्ट कर दिया। आपके द्वारा ही किया? नहीं, हमारे द्वारा नहीं किया गया, और मेरे द्वारा जो किया उसमें भी वो हाईकोर्ट से बरी हो गया था। मैंने एक 2010 में जब मैं वापस आया सेकंड टर्म में, तब मैंने उस टैंकर को पकड़ा था, उसको ब्लैक लिस्ट किया। आज दिन तक ब्लैक लिस्ट है वो। हालांकि वो कोर्ट से जीत गया, कोर्ट से सारा कुछ करके उसके फेवर में फैसला हो गया, लेकिन आज दिन तक मैंने उसका पेमेंट नहीं किया। 35 लाख के करीब का पेमेंट था, और उसका ब्याज आज जाए तो 1 करोड़ के बाहर जाए, लेकिन आज दिन तक मैंने न तो पेमेंट दिया और न उसको कुछ दिया। जबकि जिस आदमी का वो नाम ले रहे, रामू राम, मेरे यहाँ पे एक भी इस नाम का कोई ठेकेदार तक नहीं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ये मनगढ़ंत बातें करते हैं, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं। सर, एक सवाल है, आपका एक कोई फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वर्तमान विधायक जी के साथ, उसके तुरंत बाद 2 दिन के बाद में धरना होना, और पूर्व चेयरमैन भी थे, पूर्व विधायक भी थे, तो सियासी हलकों में आपने पहला बताया कि ये डेयरी किसानों की है, पशुपालकों की है, तो क्या उसको फोटो के साथ जोड़ के ये राजनीति यहाँ पे हो रही है? वही है, बाकी क्या है। आज मुझे आप बताओ, राजस्थान में 200 एमएलए जीते हुए, राजस्थान के 200 एमएलए हैं, बीजेपी के 115 है, 21 मिनिस्टर है, तो हारे हुए भी क्यों गुलदस्ते पेश करने जाते हैं? जीते हुए तो मैंने किसी का नहीं देखा। आज दिन तक जीते हुए का तो मैंने कहीं पर भी कोई सोशल मीडिया पे या किसी का नहीं देखा। हारे हुए क्यों जाते हैं? सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए कि सरकार हमारी है और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, बाकी इनका कोई औचित्य नहीं। और क्यों नहीं होगा? मान लो हमारे यहाँ तो कोई पार्टी बेस वाला सवाल ही नहीं है। मेरे घर पे तो जालोर के बीजेपी के विधायक भी आते हैं और कांग्रेस के भी विधायक आते हैं। डेयरी के मामले में आपके ऊपर कोई विधायकों का, पूर्व विधायकों का दबाव आता है?
आज दिन तक एक बार उन्होंने मुझे कहा था, एक बार लेकर के गोविंद सिंह नाम का एक आदमी के लिए, ये अभी भी धरने में भी इन्होंने किया था, एक नंबर का चीटर आदमी था, जो काम नहीं करता है उसको मैं काम नहीं देता। अभी ये कहते हैं कि ईमानदार की बात करते हैं ये। अभी रिसेंटली जिस आदमी के लिए इन्होंने नाम लिया कि साहब वो ईमानदार आदमी है, उसकी जांच करवाई, वो डिफॉल्टर था, उसने घर का पैसा अगले आदमी को दिया और दे करके साहब अब जैसे तैसे इसको निपटाओ। क्या निपटाए? तुमने गलतियां तो की है। आज एक सोसाइटी के सेक्रेटरी से पैसा तुम ले गए किसी नाम से झूठ मूठ करके, और वो 5 साल तक बेचारा, जब लोग सत्ता में थे ये तो बोले ही नहीं। जब मैं आया तो मुझे उन्होंने एप्लीकेशन भेजी, साहब ये पैसा बकाया हमारे से ले गए और हमें तो मशीन दी नहीं और न उसकी रसीद दे रहे। तब मैंने जांच के लिए पहले तो उन्हीं को बुलाया, बोलो भाई चलो इसको निपटारा करो, जाकर के 15 दिन का टाइम देता हूँ, उसका पैसा दो और सारा कुछ खत्म करो इस चीज़ को। तब जाकर के वो बाले घूम के उसको पैसा दे करके लिखवा के लेके आया। फिर मैंने जांच कमेटी बनाई, जांच कमेटी जांच करके आई तो वो तथ्य सामने आए और आने के बाद में अब उस पर कार्रवाई होगी। तो सरकार नहीं आई है तो डेयरी के हित के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? आप क्या करना चाहिए सरकार को? तो साहब 5 रुपए जो चल रहे हैं वो दे, सरकार देती नहीं है। अभी तक तो पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन देखो कह रहे हैं कि हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे तो नहीं करनी चाहिए। मिड डे मील में जो पाउडर जा रहा है उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए सरकार को। ये तो किसानों का है। जैसे किसानों के हित में अपेक्षित क्या है सरकार से? भाई जहाँ जाइए, अब ये पुराने प्लांट हो गए हैं, इनको रिनोवेशन के लिए ये दे पैसा, फंड दे। किसानों के लिए ये पशु आहार में सब्सिडी दे, दूध में सब्सिडी दे। पाउडर है जो पाउडर, मान लो आज स्थिति रानीवाड़ा की ऐसी है कि पड़ोस में बनास आ गया, इसको तो जूझना पड़ता है चारों तरफ से। फिर छोटी छोटी डेयरियों का जॉब पे दूध भी लेना पड़ता है, उसकी पर लीटर कॉस्टिंग आती है पाउडर बनने में 60 रुपए। हमारे 1 किलो पाउडर बनने में 60 रुपए का खर्चा आता है, जबकि मिल्क यूनियन देती है 32 रुपए। अपने डेयरी तो 28 रुपए तो नेट लॉस आता ही है हुक्म। फिर भी आपस में बैठे हैं तो चलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जॉब तो करना ही पड़ेगा। आप जॉब कैसे बंद कर सकते हैं? अब ये कहते हैं कि बाड़मेर का बंद कर दो। बाड़मेर को अगर बंद कर देंगे तो बाड़मेर कहाँ जाएगा? करना ही पड़ेगा इनको। जसमूल और बनास डेयरी में कितना फर्क है रेट में, दूध में? बनास अभी दे रही है 800 के करीब, और राजस्थान में बनास दे रही है 760 रुपए। गुजरात में भले कितने ही दे, लेकिन राजस्थान के जो काश्तकार है उनको 760 रुपए देती है। हम देते हैं 750 रुपए और 5 रुपए एक्स्ट्रा पर लीटर, 5 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और वो सरकार डालती है सीधी उस काश्तकार के खाते में। तो हमारा उस पैसों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक किसान के घर में पैसा तो जा रहा है, सीधा जा रहा है। बीच में बिचौलिए भी खाने वाली स्थिति नहीं रही। अगर बनास के सेंटर जैसे सरकार से कुछ कहे कि ये बनास के सेंटर कम किए जाए या बंद करवाए जाए, और तो वो दूध का कलेक्शन जैसे जसमूल डेयरी को मिले, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? ऐसा है कि अगर हो सकता है कि सरकार को चाहिए कि बनास के जितने सेंटर हैं उनको बंद करवाए, तो यही जसमूल डेयरी बनास के बराबर जाएगी। डॉक्टर एलसी सिका ने बहुत सोच समझ करके ये प्लांट लगाया था कि मैं अमूल के बराबर टक्कर में ये बना करके करूंगा, और उसी को मद्देनजर रखते हुए किया उसने। लेकिन ठीक है, बाकी ठीक नहीं थे और उम्र की वजह से वगैरह उस आदमी ने छोड़ के बंद करके चले गए। टाटा आया, टाटा के जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे वो लोकल नहीं थे, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। बनास तो वैसे इससे बाद में आई जसमूल से। तो बनास का दूध जॉब पे आता था यहाँ 86 में पाउडर बनने के लिए। जॉब का बनास का भी यहाँ रानीवाड़ा डेयरी ने किया है। तो गुजरात में इतना प्रोग्रेस बनास का कैसे हुआ और यहाँ कैसे रुक गया अपना? वहाँ पे एनडीडीबी की वजह से, एनडीडीबी गुजरात में ज़्यादा फंडिंग की, बाकी सारी स्टेटों का देख लीजिए कहीं पर भी उन्होंने फंडिंग नहीं की। हमें तो जो पैसा मिलता है वो ब्याज से मिलता है।
और उनको ग्रांट में मिलता है। और रानीवाड़ा डेयरी की बदकिस्मती ये रही कि ये हमने पैसों से खरीदा हुआ प्लांट है, बाकी सारे प्लांट गवर्नमेंट के उससे हुए हैं और फंड से, और हमारे वाला हमने परचेज किया, ब्याज सहित हमने चुकता किया। और 97 में जब मैं आया, 98 में इसका छुटकारा किया एनडीडीबी के लोन का, तब हमने जो भी जैसे संबंध थे उसके हिसाब से करके हमने 1,97,00,000 के आसपास में उसको खत्म करवाया। और 6 करोड़ में 6 करोड़ में उस 6 करोड़ का 1,97 में हमने एक मुश्त पैसा दे करके, तो उस समय में स्थिति ये थी कि 1,97 भी नहीं थे, तो आरसीडीएफ से पैसा लेकर के हमने बिना ब्याज उनको किस्तें चुकाते इसका पूर्ति की। आज डेयरी की क्या स्थिति है प्रॉफिट लॉस में? आज की तारीख में मैं पिछले 3 साल से प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अभी भी मेरे पास में 12 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का आना बाकी है, 17 करोड़ का मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, 18 करोड़ का, 30 करोड़ का आज भी मेरे पास में है। और 31 मार्च को मैं 100% कहता हूं कि मैं प्रॉफिट में लाके छोड़ूंगा इसको। डेयरी सेंटरों का अभी तक कितना बकाया है? डेयरी सेंटरों का कोई बकाया नहीं। मैंने नवंबर और दिसंबर का बाकी था। नवंबर का पेमेंट रिवॉल्विंग फंड लाने के बाद में कर दिया, और दिसंबर का सोमवार को, कल दिसंबर का पैसा चला जाएगा। फिर मात्र एक पेमेंट ये आज हो गई आपके 14 तारीख, 16 तारीख से ड्यू होगा। एक पेमेंट किसी भी यूनियन में कहीं पर भी आप चले जाए, 1 महीने का पेमेंट ड्यू रहता ही रहता है। और कुल मिला के ड्यूज कोई नहीं है, कुछ नहीं है आज की तारीख में। मैंने, और ये आरोप से जितने लग रहे हैं सब राजनीति से प्रभावित है। यही है, बाकी है क्या है? सिवाय राजनीति के अलावा बाकी क्या करना है? अपनी राजनीति चमकानी है, बाकी क्या करना है? लंबू आप अंतिम एक बात कर लेना सर, अभी आप डेयरी प्रॉफिट में ले जा रहे हो। आपके एक समय डेयरी थी जब 250, 150, 250 कर्मचारी काम करते हैं, आज 17 कर्मचारी है। क्या कुछ कर्मचारियों की भर्ती की प्रोसेसिंग या सरकार से मांग या आपके स्तर की यहाँ की कोई कार्रवाई हो सकती? कई बार का, लेकिन आज दिन तक नई भर्तियां नहीं खुली। बड़ा और मैं आपको बता दूं, एक बार मौका था मनोहर सिंह के समय में, पूर्व अध्यक्ष जी के समय में। उस समय में सारी यूनिटों ने लिख के दिया कि हमारी आप भर्ती आप कर लो। एक भर्ती बोर्ड बना हुआ, कोऑपरेटिव का भर्ती बोर्ड बना। उस भर्ती बोर्ड ने, पिछली सरकार ने भर्ती बोर्ड बनाया और उसमें भर्ती के लिए प्रक्रिया चालू की, सभी से प्रस्ताव मांगे। सिर्फ और सिर्फ रानीवाड़ा ऐसी बदकिस्मती थी इनकी कि इन्होंने भर्ती बोर्ड को लिख के नहीं भेजा कि हमें इन लोगों को लेना है, हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंट है पोस्ट। अच्छा, वो प्रस्ताव नहीं भेजा तो बाकी सबके हो गए और रानीवाड़ा वंचित रहेगी, सिर्फ इसलिए कि ये भर्ती मैं करूंगा। अरे भाई, मैं करूं या नहीं करूं उससे क्या है, फेयर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भले एनडीडीबी से। अपने स्तर पे करेंगे कुछ भर्तियां? हमारे स्तर पे भर्ती बोर्ड बन गया तो भर्ती बोर्ड ही करेगा। अच्छा, आपके कार्यकाल शुरू होने से और अब तक कितने सेंटर शुरू किए, कितने बंद किए? अभी कलेक्शन सेंटर हमने करीब 90 के आसपास हमने चालू किए। बंद कितने किए? बंद एक भी नहीं किया। बंद उनको किया जो लोग, जिनका दूध यहाँ पर एडल्ट्रेशन में पकड़ा गया। 27 समितियां थी, एक साथ 27 समितियों का एडल्ट्रेशन का दूध आया, उसको हमने बंद किया। और यही पूर्व अध्यक्ष जी ने आकर के यहाँ धरना दिया था कि इनको चालू करो। अच्छा, तो आखिर में जाकर के मैंने कहा एक शर्त पे चालू करूंगा कि वो सारे मुझे एफिडेविट पे लिख के दे कि हम भविष्य में कोई एडल्ट्रेशन वाला दूध नहीं भेजेंगे, और अगर भेजेंगे तो उसी दिन हमारा आप बंद कर दे। तो जिन जिन लोगों ने मुझे, जिनके आए, उनको वापस चालू किया। लेकिन जिन लोगों ने, कई ऐसे 2, 4, 6 लोग थे जिन्होंने आज दिन तक नहीं दिया, तो नहीं किया चालू। अंतिम सवाल, आप इस डेयरी के जो जुड़े हुए किसान हैं, पशुपालक हैं, उनसे आप क्या अपील करोगे? मैं ये कहता हूँ कि फालतू इन लोगों के झांसे में नहीं आए
ये संस्था इन किसानों की है, उन्हीं के हैं, वही मालिक है। इसमें न राजनीति होनी नहीं चाहिए। समय पे उनको पेमेंट मिले और समय पे जब जब मौका मिले प्रोड्यूसर के हित में जितने भी काम हो वो किए जाए। और मैंने मानस बना रखा था कि जब जब मैं प्रॉफिट छोड़ के जाता हूँ वापस आता हूँ मुझे खाली मिलती है। इसलिए अब मैंने मानस बना रखा है, मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन की उसी दिन ही मैंने कह दिया था कि इस बार मैं FDR नहीं बनाऊंगा, मैं किसानों को पैसा दूंगा ताकि किसान के घर में जाए। जो कोई आए अगला वो अपनी हिम्मत से इसको मजबूती से चलाए और कर्मचारी, अधिकारी या किसान पहले इनके कल्याण के काम हो